Hello everyone, so in this video we are going to see some of the important MCQs and some of the important facts for test examination। और अभी आपको रिवीजन करना चाहिए, नया कुछ फैक्ट ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, खासकर करंट अफेयर। और कई लोग पूछते हैं कि करंट अफेयर कब तक का आएगा, तो एक महीना पहले आप मान के चल सकते हैं, यानी कि 31 जनवरी तक आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद का पढ़ने का शायद कोई मतलब नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन शायद बन चुका होगा। Now, coming up with these informative videos requires effort. If you want to appreciate that, please subscribe, share and donate. We will share materials and quizzing learning platform with those of you who will contribute. और जो लोग भी contribute किए हैं उनसे बहुत सारा मटेरियल शेयर हुआ है। और मैंने जैसा लास्ट वीडियो में किया था, यहाँ पे भी बहुत सारे नाम दिए गए हैं। आप इनमें से किनको जानते हैं, किनको नहीं जानते हैं, उससे अपना जो तैयारी है उसको गेज कर सकते हैं। इनमें से कितने नाम आपको पता है, कितने आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। और अगर आप 5 नाम या उससे ज़्यादा नाम कर पा रहे हैं तो आप ठीक ठाक तैयारी है। तो ये सारा ही नाम मेरे वीडियोस में, मेरे स्लाइड्स में है। अगर आप डोनेट करेंगे वो सारा आपको शेयर होगा, उससे आप पढ़ सकते हैं। अब आते हैं इस पे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप सब ट्राई कीजिए इसको पढ़ने का। ओके, तो ये लिखा हुआ है, डू यू फाइंड दिस सिंपल टू रीड बिकॉज ऑफ द फिनोमिनल पावर ऑफ द ह्यूमन माइंड मोस्ट पीपल डू। अब इसको ध्यान से पढ़िए, ये क्या लिखा हुआ है। यू का स्पेलिंग गलत है, फाइंड का स्पेलिंग गलत है, दिस का गलत है, सिंपल का गलत है, रीड भी गलत है, बिकॉज भी गलत है। मतलब सारे स्पेलिंग्स जो हैं वो गलत है, फिर भी आप पढ़ पा रहे हैं। सो इससे क्या प्रूव होता है? इससे प्रूव होता है कि हमारा जो माइंड है ना, वो लेटर्स को नहीं पढ़ता है। हमारा माइंड जो वर्ड्स होते हैं उनका फोटोग्राफ बनाता है दिमाग में और उसको एज अ होल पढ़ता है। हमारा जो भी मेमोरी है नेचुरल जो है वो फोटोग्राफिक है या वीडियोग्राफिक है। अगर कोई फिल्म आप देखने जाते हैं, फिल्म आप कितनी बार देखते हैं? एक बार थिएटर में, लेकिन आपको एक एक सीन याद होता है। अगर कोई बोलता है तो आपको खट से वो सीन याद हो जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे शेयर किया हुआ है 3 इडियट का एक सीन, तो आपको ये सीन याद आ गया होगा अगर आपने देखा हुआ है मूवी। तो नेचर हैज़ बेसिकली गिवन अस सेंस ऑर्गन, हमको मिला हुआ है नेचर से, जो हमको हेल्प करता है ये फोटोग्राफिक या फिर वीडियोग्राफिक मेमोरी बनाने के लिए। तो कौन सा है वो? साइट है, दूसरा है वी कैन लिसन और हियर, एंड अपार्ट फ्रॉम डैट प्रिसीजन है, उस पर बाद में आएंगे, और है ब्रेन। तो इन तीनों का अगर सिंक्रोनाइजेशन होता है प्रॉपरली तो हमें चीज़ें जल्दी याद होती हैं। थिएटर में क्या होता है? पिक्चर प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन गोज टू द ब्रेन, यानी कोई पिक्टोरिक इंफॉर्मेशन है जो आपके ब्रेन में जा रहा है। दूसरा क्या होता है? उसी के साथ सिंक्रोनाइज करके साउंड होता है, वो भी आपके ब्रेन में जा रहा है। तो दोनों ही ब्रेन में जाके प्रोसेस हो रहा है। नथिंग इज देयर टू डिस्ट्रैक्ट, यानी कि कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। और क्या होता है? रिलैक्स्ड माइंड होता है, टेंशन वाला माइंड नहीं होता है, एग्जाम फियर नहीं होता है वहाँ पे। इसलिए आपको इंटरेस्टिंग लगता है और आप रिटेन ज़्यादा करते हो। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली व्हेन यू स्टडी अबाउट एनी पर्सन, ट्राई टू लुक फॉर हिज इमेज। उसका इमेज बनाइए, उसका मेमोरी बनाइए, उसका कोई विजुअलाइजेशन कीजिए, इमेजिनेशन कीजिए, जो कि वीडियोग्राफिक हो या फिर फोटोग्राफिक हो। फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने बताया था इरुला ट्राइब के बारे में आपको। तो उसमें मैंने बोला था कि इरुला ट्राइब जो है तमिलनाडु के ट्राइब्स हैं और वो स्नेक कैचर्स होते हैं। सो बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू विजुअलाइज कि एक ट्राइबल पीपल है जो कि स्नेक कैच कर रहा है, वो तमिलनाडु में रहता है। तमिलनाडु का मैप देखिए, वहाँ पे जूम इन कीजिए, वहाँ पे जाइए, एक ट्राइब है जो कि स्नेक को कैच कर रहा है, वैसा विजुअलाइज कीजिए, वैसा वीडियोग्राफिक मेमोरी बनाइए। अगर आप मेमोरी बनाएंगे तो चीज़ें जल्दी याद होंगी। If possible, try to visualize because that is the tool your brain has. Visualization एक ऐसा टूल है जो अभी पढ़ना लिखना तो हमने 200 साल पहले शुरू किया, जो 2 लाख साल से आपके पास है। तो try to visualize. So यहाँ पे ब्रीफली 2 मेथड है मेमोरी इन्हेंसमेंट का या चीज़ों को समझने का। वो आप यूज़ कर सकते हैं जो इतने सारे फैक्ट आपके पास अकोमुलेट हो गए हैं उसको समझने के लिए। पहला है फेमिन टेक्निक, देखते हैं। तो इसमें क्या है? टीच टू अ चाइल्ड, स्टेप 1, फिल द गैप्स, क्राफ्ट अ स्टोरी।
यानी कि पहले आप चाइल्ड को या किसी भी फैमिली मेम्बर को आप बताइए जो आपने पढ़ा है, उसके बाद देखिए कि आप कौन सा फैक्ट भूल जा रहे हैं, वो जो भूल जा रहे हैं उसको फिल कीजिए, दोबारा जाके देखिए क्या भूल रहे थे। अगर वो हो गया तो एक स्टोरी बना के उसको याद कीजिए, ठीक है, ये रिपीट कीजिए। ये पहला मेथड है। दूसरा है जो इबिंघौस मेथड बोला जाता है, वो बेसिकली है रिवीजन का। हमारा जो माइंड है वो कुछ दिन में जो भी हमने पढ़ा है वो भूल जाता है, इसीलिए अगर आप रेगुलर रिवीजन नहीं करेंगे, एक बार पढ़ेंगे तो आपका भूलना तय है, आपको रिकॉल होने में दिक्कत होगा। इसीलिए रेगुलर रिवीजन कीजिए। उसके लिए बहुत ज़रूरी है आपके पास नोट्स होना चाहिए। अगर नोट्स होता है तो आप जल्दी जल्दी रिवाइज कर पाते हैं। अब आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। ये बोलता है द ट्राइबल मूवमेंट पाथलगाड़ी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, और नाम दिया गया है मणिपुर, सिक्किम, झारखंड एंड मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर होगा झारखंड। ये बहुत पॉपुलर हुआ है, आप गूगल सर्च कर सकते हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो यहाँ के ट्राइबल लोग जो हैं वो जो एक्ट गवर्नमेंट ने बनाया है वही एक्ट को सीधे सीधे पत्थर पे लिख देते हैं कि आप ही ने एक्ट बनाया था 96 में, जिसमें बोला था सबसे बड़ी है ग्राम सभा, यानी ग्राम सभा जो है टूल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। तो आप हमारा जो लैंड है वो क्यों इंडस्ट्रियलिस्ट को बेच रहे हो, ठीक है। यहाँ आप अगर पढ़ सकते हैं, हिंदी में लिखा हुआ है कि साफ साफ शेड्यूल 6 जो है और शेड्यूल 5 जो है वो आदिवासियों को हक देता है कि उनका लैंड जो है वो सेल नहीं होगा बाहर के लोगों को, तो आप कैसे उसको बेच रहे हो। तो बेसिकली इस मूवमेंट में क्या हो रहा है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं ट्राइबल से रिलेटेड वो पत्थर पर लिख दिया जा रहा है और स्टेट को याद दिलाया जा रहा है कि देखिए आप ही ने ये रूल या लॉ बनाया था, तो आप ये रूल और लॉ कैसे तोड़ रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कम टू दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने लास्ट एक क्वेश्चन देखा होगा तो हमेशा एक क्वेश्चन जो है किसी डिजीज से या फिर किसी वैक्सीन से होता है। तो ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यूमोकोकॉल कंजुगेट वैक्सीन। सो न्यूमोकोकॉल कंजुगेट वैक्सीन होता है जो पहले बाहर बनता था, अभी इंडिजिनियस वैक्सीन बनाया गया है जिसका नाम है न्यूमोसिल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो कौन कौन सा है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, देन पाथ ऑर्गेनाइजेशन है, एंड देन बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन है। यानी कि भारत बायोटेक जो है इसमें इन्वॉल्व नहीं है। दिस इज इम्पॉर्टेंट। और जो पीसीवी होता है उससे बहुत सारे लगभग 15% चिल्ड्रन का डेथ हो जाता है हमारे यहाँ, ठीक है, जो छोटे चिल्ड्रन होते हैं, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ मिशन इंद्रधनुष भी इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में आप अगर पढ़ सकते पढ़ लीजिएगा, ये बहुत पहले आया था इसलिए अभी उतना शायद इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं, किसी ने पूछा था फिलिप कर्व क्या होता है, लैफर कर्व क्या होता है, तो मैं उसको समझा देता हूँ। इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों में इन्वर्स का रिलेशन है, यानी कि महंगाई जब बढ़ जाएगी तो डिमांड ज़्यादा होगा, जब डिमांड ज़्यादा होता है तभी महंगाई बढ़ती है। जब डिमांड ज़्यादा होगा तो लोगों को ज़्यादा नौकरियां मिलेंगी, लेकिन जब महंगाई घट जाएगी, महंगाई घटना मतलब क्या हो गया, डिमांड कम है, तो डिमांड कम मतलब क्या हो गया कि लोगों का जॉब चला जाएगा, कम लोगों की ज़रूरत होगी ना, कम डिमांड है तो लोगों की कम ज़रूरत होगी, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाएगा। यानी कि इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तो अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो घट जाता है, और जब अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ता है तो इन्फ्लेशन जो है वो घट जाता है। इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का रिलेशन है, इसको जो कर्व शो करता है उसको बोलते हैं फिलिप कर्व। उसके बाद है लैफर कर्व, ये भी बहुत सिंपल है। इसमें क्या होता है, जब टैक्स गवर्नमेंट बढ़ाती है तो एक लेवल के बाद जो है टैक्स कलेक्शन बढ़ता है, लेकिन टैक्स अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा देना तो लोगों में क्या हो जाता है कि वो इनकम जो है छिपाने लगते हैं, टैक्स को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। बिकॉज अगर कोई आपसे 10, 100 या 50 रुपये मांगेगा तो आप दे दोगे, लेकिन अगर कोई आपसे 10,000 रुपया मांगेगा तो आप नहीं दोगे, सिंपल है। तो यही है लैफर कर्व, यानी कि टोटल टैक्स रेवेन्यू कलेक्टेड और टैक्स रेट। अगर टैक्स रेट कम होता है, जैसे इनकम टैक्स 10 या 12% है तो ठीक है, लेकिन अगर उसको 30 या 40% कीजिएगा तो टैक्स इवेजन हो जाएगा। तो यही है लैफर कर्व। अब उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये,
इसका नाम है गिनी कोएफिशिएंट। ये भी इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है। तो गिनी रेशियो या फिर गिनी कोएफिशिएंट क्या होता है? इज अ मेजर ऑफ स्टैटिस्टिकल डिस्पर्सन intended to represent the income inequality or wealth inequality within a nation or any other group of people। यानी कि दो कंट्री है, एक में अमीर बहुत ज़्यादा अमीर है और गरीब बहुत ज़्यादा गरीब है, और दूसरे में सारे लोग ऑलमोस्ट इक्वल हैं, इक्वल पैसे वाले हैं। तो गिनी कोएफिशिएंट जो है उसी चीज़ को नापता है कि इनइक्वालिटी कितनी है कंट्री में। ठीक है, अ गिनी कोएफिशिएंट ऑफ 0 उसका मतलब होता है कि पूरा इक्वालिटी है, सबका जो इनकम लेवल है वो बहुत बराबर टाइप का है। लेकिन अगर गिनी कोएफिशिएंट 1 होता है, डैट मीन्स सारा पैसा लेके विजय माल्या भाग गया। ऐसे मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको याद रहेगा। कुछ भी बिजार तरीके से अगर आप याद कीजिएगा ना, गिनी कोएफिशिएंट ऑफ 1 इंडिकेट्स सारा पैसा लेके विजय माल्या भाग गया, यानी कि सारा पैसा अंबानी या विजय माल्या के पास अगर चला जाए और किसी के पास कुछ भी पैसा न रहे, तो वैसा कंडीशन जब होगा तब गिनी कोएफिशिएंट 1 हो जाएगा। हमेशा गिनी कोएफिशिएंट 1 और 0 के बीच में होता है, बिकॉज इट इज़ अ रेशियो। उसके बाद इसी से रिलेटेड 2-3 चीज़ है इंपॉर्टेंट है। जब भी इनइक्वालिटी पे कोई क्वेश्चन आता है ना, तो उसको मेजर जो करता है ऑक्सफैम करता है, ज़्यादातर उसका रिपोर्ट वगैरह आते रहता है जिसमें इनइक्वालिटी को मेजर किया जाता है। तो ऑक्सफैम इंटरनेशनल, द पावर ऑफ पीपल अगेंस्ट पॉवर्टी। उसके बाद है 2 इंडेक्स है जो इम्पॉर्टेंट है। पहला है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो कि यूएनडीपी निकालता है, और दूसरा है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो कि यूएनडीपी प्लस ऑक्सफोर्ड निकालता है। ऑक्सफोर्ड का एक लैब है वो निकालता है बेसिकली। नाउ कम टू दिस, द खासीज आर अ मैट्रिमोनियल ट्राइब सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? मणिपुर, मेघालय, मिजोरम एंड सिक्किम। इनमें से क्या होगा? तो इसका आंसर बहुत ईजी है, डैट इज मेघालय। बट मणिपुर के कुछ ट्राइब्स हैं जैसे नागा, कुकी और मैतीज, और मेघालय में 3 ट्राइब फेमस है, गारो, खासी एंड जयंतिया। देन मिजोरम में कौन से हैं? ब्रू एंड रियांग। मतलब ब्रू रियांग सेम ही है बेसिकली, और ये लोग माइग्रेट कर गए थे त्रिपुरा में, और वहाँ पे भी बहुत सारे ब्रू या फिर रियांग पीपल अब बसते हैं। उसके बाद है सिक्किम। सिक्किम क्यों न्यूज़ में था अभी से 1 साल पहले बोल लीजिए? क्योंकि वहाँ का एक ट्रेडिशन है, मीत मिथानी ट्रेडिशन। तो उसके अंदर क्या होता है ना कि जो पेड़ होता है घर का, उसको एज अ फैमिली मेम्बर मानते हैं, भाई बहन मानते हैं, तो उसको वो कभी काटते नहीं है। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी को बढ़ावा देने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट ने इसको प्रमोट किया था, मीत मिथनी ट्रेडिशन। ठीक है, भाई बहन मानना पेड़ को। उसके बाद एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, इट इज़ ऑल्सो द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया। नाउ कम टू दिस, ये स्लाइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है उससे हमेशा बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो सिक्किम का हमने देख लिया, मीत मिठाई ट्रेडिशन पहला था, दूसरा था ऑर्गेनिक स्टेट था, तीसरा इंपॉर्टेंट है लिम्पू एंड तमांग ट्राइब। ये दोनों ट्राइब जो है सिक्किम की ट्राइब है जिसको वहाँ के लेजिस्लेटिव असेंबली में रिजर्वेशन दिया गया था अभी से कुछ साल पहले। अगर याद होता है ठीक है, नहीं होता है कोई बात नहीं। असम का देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, सतरिया डांस होता है जो कि वन ऑफ द क्लासिकल डांस है, और ये शंकर देव के बोरगीत पे होता है, ये मैंने बताया था। बिहू इज अ फेस्टिवल ऑफ असम। देन बोडो अकॉर्ड भी मैंने बताया था जो कि असम में, मतलब बोडो पीपल या बोडो लैंड का डिमांड कहाँ पे हो रहा है? असम में हो रहा है। उसके बाद वहाँ एक एक्टिविटी हो रहा है या हो चुका है जिसका नाम था एनआरसी। तो दिस इज इम्पोर्टेंट, असम का नाम सुनते ही ये सारे चीज आपको याद आनी चाहिए। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश। कल के वीडियो में मैंने ये डिस्कस किया है कि वहाँ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पास होता है और तवांग एरिया जो है वो डिस्प्यूटेड है। दूसरा ईदू मिश्मी ट्राइब जो है जिसके टेक्सटाइल को जीआई टैग मिला है वो वहाँ पे रहती है। और नागालैंड जो है वहाँ का बेसिकली एक फेस्टिवल फेमस है, हॉर्नबिल फेस्टिवल, जो कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में होता है। और कोन्याक ट्राइब जो है उसको भी मैंने डिस्कस किया था, वो टैटूज के लिए फेमस है, नागा ट्राइब है। उसके बाद मणिपुर में बहुत सारा चीज होता है। पहला तो लोकटक लेक है वहाँ पे जो तरका रामसार साइट है जो कि मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड के अंदर है। उसमें क्या होता है, सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है वेजिटेशन का जिसको फुमडीज बोलते हैं, और उस पे संगाई डियर पाया जाता है। संगाई डियर को ब्रो एंटलर डियर भी बोलते हैं। और
लोकटक लेक में ही केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, जो कि वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। और कल के वीडियो में हमने देखा था कि थांगटा जो है मार्शल आर्ट है मणिपुर का। उसके अलावा मणिपुरी डांस भी हमने देखा था। तो मणिपुरी डांस को पॉपुलर किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। उसके बाद मिजोरम और त्रिपुरा का हमने देख लिया। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।